नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ऐप सुपर एग्जाम अड्डा पे। मेरे जितने भी भाई बहन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए कंपटीशन एग्जाम में सबसे उबाऊ और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में जो सब्जेक्ट है वो है संविधान और राज्य व्यवस्था। आज आप सभी के लिए एक ऐसे व्यवस्था में राज्य व्यवस्था की क्लास में शुरू कर रहा हूं जिसके बाद आपकी संविधान में होने वाली प्रत्येक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आइए आज से पहली क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपनी संविधान और राज्य व्यवस्था। मेरे प्यारे भाई, आप सभी किसी भी बड़े ऑनलाइन, छोटे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में जब पढ़ने जाते हैं तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट के रूप में, एक रहस्य के रूप में हमेशा आपको संविधान पढ़ाया जाता है। इसको ना तो क्रमबद्ध किया जाता है और ना ही आपको समझाया जाता है। मेरी क्लास में जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं संविधान को 3 भागों में बांट दूंगा। 3 भागों में संविधान को बांट दूंगा। जैसे इसको 3 भागों में सबसे पहले बांट दिया जाएगा। इसका सबसे पहला पार्ट होगा हमारा संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा क्या? संवैधानिक इतिहास। दूसरा पॉइंट आएगा संविधान का निर्माण। और जो तीसरा पॉइंट मेरा होगा वो होगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 3 पहलू पहले बनाए गए। पहला संवैधानिक इतिहास, दूसरा संविधान का निर्माण, तीसरा भारतीय संविधान। अब अगर इसको हम और भी अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में आया पहला लिखित कानून से लेकर, कब आया था लिखित कानून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? 1773 से लेकर। संवैधानिक इतिहास की शुरुआत कहां से लेकर? 1773 में पहला लिखित कानून आया और कहां तक? कैबिनेट मिशन के भारत आने तक, 1946 तक। कहां से? 1973 से 1946 तक। दूसरा, इस भाग में संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, निर्वाचन, बैठक। फाइनली यहां पे हमको क्या काम करना है? हमें बताना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार होगा। कितने बीच की टाइमिंग, कहां से कहां तक? अगर हम रखेंगे तो हम रखेंगे 6 दिसंबर 1946। यहां पे आपको क्या जानकर हमेशा दिमाग में आएगा? आपके दिमाग में आता है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक नहीं, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर क्या है? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब है? 6 दिसंबर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करेंगे 6 दिसंबर 1946 से और अंतिम पॉइंट 26 जनवरी 19
50 तक। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। अगर बनने की सिर्फ हम बनने की बात करें तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, हम रख सकते हैं 26 नवंबर 1949, ये टाइम पीरियड। थर्ड, जब ये संविधान बना और जब ये संविधान लागू हुआ तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, प्रस्तावना, सेकंड 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, संशोधन कोई रहेगा नहीं। ठीक, तो ये इसका भाग है। पहला पार्ट हम क्या रखेंगे, संवैधानिक इतिहास। दूसरा पार्ट संविधान का निर्माण और तीसरा पार्ट भारतीय संविधान। क्या रखेंगे, भारतीय संविधान। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो किसी भी देश का मौलिक कानून है, जो किसी भी देश का मौलिक कानून है, जो देश के संचालन करने सरकार के विभिन्न अंग, कौन कौन से विभिन्न अंगों, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका की रूपरेखा और कार्यों का निर्धारण करता है। कौन, संविधान। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो किसी भी देश का मौलिक कानून है, जो देश के संचालन करने सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रूपरेखा और कार्यों का निर्धारण करता है। सेकंड, जो नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का संकलन है। संविधान को देश की आधारभूत विधि क्या कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ, आधारभूत विधि भी कहा जाता है। अब दूसरा शब्द हमेशा आप देखते हो, आपको मिलता है राज्य व्यवस्था। क्या है, क्या देखते हो, राज्य व्यवस्था क्या है। संविधान को लागू करने के लिए, किसी भी देश का संविधान हो, लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा, जिस देश का संविधान है, लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की जाती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। कितनी आसान भाषा में बातें समझ में आई। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका संविधान है, ये आपका क्या है, ये आपकी राज्य व्यवस्था है। अब जब मैं संविधान की नोट्स बैठ के लिख रहा था इसको, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी संविधान की नोट्स बनाई जाए कि बच्चे को कभी समझने में कोई दिक्कत आए ही ना। वही किया गया है। एक बार आप सोचना, सिर्फ एक बार सोचना। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूंगा, 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं। इस नोट्स में एक लाइन लिखी है, कहीं आपको मिलने वाली चीजें नहीं है, ध्यान से देखो। कैसे और क्यों हुआ भारत में संविधान का निर्माण, कैसे और क्यों हुआ भारत में संविधान का निर्माण। अभी एक अजीब सी लाइन है, क्या ये कैसे, आप खुद सोचिए एक बार। अगर आप कभी संविधान पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्लास 7 में मध्यकालीन भारत पढ़े हैं और आपको पता है कि मध्यकालीन भारत में मुगल एम्पायर चला। मुगल एम्पायर चला और जब मुगल एम्पायर चल रहा था उसी समय यूरोप की कुछ व्यापारिक देश भारत व्यापार करने आए। क्या करने आए, व्यापार करने आए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग डाला कि कैसे, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, कैसे और क्या हुआ भारत में संविधान का निर्माण। इसलिए कुछ
पॉइंट मैं यहां से इतिहास के उठाया हूं, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि इतिहास की क्लास है, ये संविधान की क्लास है, बस आपको समझने के लिए पॉइंट आए हुए हैं। ये पॉइंट आया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं व्यापार, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं व्यापार। अगर कभी भी यहाँ पे मैंने जब ये नोट्स को बना रहा था तो मैंने कहा कि एक साथ सारे बच्चों के क्वेश्चन को खत्म करो। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया है कई बार कि पुर्तगाली किसके समय पे आए भारत, कब तो आता है किसके समय भारत व्यापार करने आए, तो वहां पे क्या चल रहा था भैया, जब पुर्तगाली भारत व्यापार करने आए तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश चल रहा था, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश चल रहा था और उस समय सुल्तानत का सुल्तान था सिकंदर लोधी। इसकी टाइमिंग क्या, 1489 से 1517। ठीक, अब पुर्तगाली सबसे पहले आए, कब आए, 1498 में। किस चीज का व्यापार करते थे इन्होंने, व्यापार किया लाल मिर्च का शुरुआत में, काली मिर्च का और तंबाकू का। सेकेंड व्यापारी कंपनी कौन सी आई, डचों की आई। सेकेंड नंबर पे किसकी आई, डच आई। ठीक, वही डच जिसे हॉलैंड और नीदरलैंड कहा जाता है, अब उसका नाम क्या है, नीदरलैंड है। डच आए, ये कब आए, 1598 में आए। कब आए, 1598 में। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि 1598 मुगल एम्पायर कौन था तो हम क्या बताएंगे, अकबर। 1598 में कौन गद्दी पे बैठा, अकबर। तो डच किसके समय पे आए, अकबर के समय पे आए। व्यापार मसाला, कच्चे रेशम, अफीम। तीसरी व्यापारिक कंपनी कौन आई, थर्ड आए अंग्रेज, 1599। कंपनी लगाई दूसरा ऑप्शन, आए कब, हम आए कब की बात कर रहे हैं, तो 1599 भी किसकी टाइमिंग के अंतर्गत है, अकबर की, इसलिए यहाँ पे टाइमिंग नहीं लिखा गया। किसके समय पे आए, अकबर के समय। व्यापार मसाला, रेशम, कपास, मोती, जवाहरात, हीरे, नील, ये व्यापार इनका चलता था। चौथी जो व्यापारिक कंपनी आई वो आई डेनमार्क, 1616 में। 1616 में कौन आया, डेनमार्क आई। इसका व्यापार क्या था, कपास, अफीम, रेशम, चावल। किसके समय में, 1616 किसके समय में, तो भैया 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा सलीम गद्दी पे बैठा, जहांगीर के नाम से। जब जहांगीर के समय पे कौन आया, जहांगीर के समय पे आए डेनिस। और सबसे अंत में 5वें नंबर पे जो यूरोपीय कंपनी आई वो कौन थी, वो थे फ्रांसीसी, 1664 में। मसाला, कपास और नील का व्यापार करते थे। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में भारत आए। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे तय हो गया कि कौन सी कंपनी किसके समय पे भारत आई। यहां से संविधान में बहुत मतलब, अब देखिए सेकंड, हमको संविधान में सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, अंग्रेज से। किससे मतलब है, अंग्रेज से। ठीक, चलिए देखते हैं नीचे की लाइन, अंग्रेज को ही लेके सारी लाइनें होंगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान, किसको, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान या सूबेदार बनाया। जो संविधान की जो लड़ाई की शुरुआत है भारत में अंग्रेजों की जो कब्जे की शुरुआत है वो कहां शुरू होगी, बंगाल से। कहीं पहले नहीं, कहां से, बंगाल से शुरू होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का क्या बनाया, दीवान या सूबेदार बनाया। सेकंड लाइन 1717 में बंगाल के दीवान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त कर दिया। लाइन समझ में नहीं आई। 1717 में बंगाल के दीवान ने, जो ये दीवान है, इसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त कर लिया और मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब बन गया। कौन से वंश का है मुर्शिद कुली खान, अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो नसीरी, किस वंश का है, नसीरी वंश का है। और इसकी राजधानी कहां बनाया इसने अपनी, मुर्शिदाबाद। अब एक बात फिर समझना मेरी बातों को, 1700 ईस्वी में
मुर्शिद कुली खान को किसने नवाब बना दिया था? औरंगजेब ने। कहाँ का नवाब? बंगाल का नवाब। सॉरी, क्या बनाया? दीवान। कहाँ का? बंगाल का। किसने बनाया? औरंगजेब ने। किसको बनाया? मुर्शिद को बनाया। सेकेंड, एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है, आगे पीडीएफ में होगी। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या लाइन है वो लाइन है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। आगे पीडीएफ में लाइन जरूर होगी। अब यहाँ पे 1700 में उसने मुर्शिद को सूबेदार बनाया और 1707 में बंगाल 1707 में उसकी डेथ हो गई। जब वो मर गया तो उसके बेटे गद्दी पे बैठे और उसके बेटे उतने लायक नहीं थे कि चीज़ों को संभाल सके। धीरे धीरे जो मुगलों के बड़े कब्जे वाले प्रांत थे वो उनसे आज़ाद होने लगे और उसमें सबसे पहले जो आज़ाद हुआ वो था बंगाल। और आज़ाद किसने किया? मुर्शिद कुली खान ने आज़ाद कर दिया। ठीक, अब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का पहला नवाब बन गया और इसका वंश क्या है? नसीरी। अभी इसका आगे जब प्रयोग आएगा मैं बता दूंगा। और राजधानी क्या बनाया? मुर्शिदाबाद को बनाया। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। ठीक, इस पेज पे आपको तुरंत एक युद्ध दिख रहा है, दिख गया? वहां पे नवाब दिखा, यहाँ पे डायरेक्ट युद्ध से मैं बात कर लिया क्योंकि मैं बहुत इतिहास में बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे आना संविधान पे है, बस आपको समझाने के लिए चल रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ घेरिया। घेरिया का युद्ध, कहानी क्या है यार? ठीक, देखो मुर्शिद कुली खान क्या बने? बंगाल के पहले नवाब बने। ठीक, मुर्शिद कुली खान के बाद दूसरा नवाब बना उनका बेटा सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा नवाब बना कौन? सरफराज खान। और सरफराज खान के बाद जो चौथा नवाब बना ये बना अली वर्दी खान। यहाँ पे दिक्कत है, ये तीन लोग एक वंश के हैं। किस वंश के? नसीरी, नसीरी वंश के हैं। लेकिन अली वर्दी खान नसीरी वंश का नहीं है। तो यही कहानी आपको समझनी है। बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठे थे कौन? सरफराज खान। और इनकी जो दीवानी हुआ करती थी, जो इनका एरिया हुआ करता था टैक्स जमा करने का, उसमें बिहार भी आया करता था। कौन आया करता था? बिहार आया करता था। ठीक, तो बिहार में जो सूबेदार था, किसका सूबेदार था? सरफराज का। सरफराज खान नवाब का जो सूबेदार था उसका नाम था अली वर्दी खान। उसका क्या नाम था? अली वर्दी खान नाम था। किसका? सरफराज खान के सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के सूबेदार थे ये। सरफराज खान बंगाल के नवाब थे और अली वर्दी खान बिहार के सूबेदार थे। बिहार की एरिया भी बंगाल की एरिया में आया करती थी। ठीक, अब इसी बीच सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच में घेरिया में युद्ध हो गया, बैटल ऑफ घेरिया। इस युद्ध में सरफराज खान की हत्या हो गई। बंगाल का जो वास्तविक नवाब था, जैसे जो इनके वंशज थे, इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। और इसी के साथ मुर्शिद कुली खान के नसीरी वंश का अंत हो गया। मुर्शिद कुली खान के नसीरी वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। तो फिर यहाँ पे जो बंगाल का मेरे भाई चौथा नवाब बना वो कौन बना? अली वर्दी खान। 1740 से लेके कब तक? 1756 तक कौन नवाब की गद्दी पे बैठा? अली वर्दी खान बैठा। अब अली वर्दी खान के कहा जाता है कि कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी और इन्हीं की बेटी का बेटा था कौन? दौहित्र था सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के बाद जो बंगाल के नवाब के गद्दी पर बैठा वो 5वां नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। यही एक ऐसा नवाब जिसके समय भारत के इतिहास और इतिहास की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट आप समझें। किसके समय? सिराजुद्दौला के समय। चाहे तो आप इसे सबसे समझदार
नवाब कहें या तो सबसे मूर्ख, दोनों चीजें इस पे लागू होती है। इसी ने विरोध शुरू किया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबों को समझा, उनका विरोध करना शुरू किया, लेकिन विरोध करने में इतना लेट हो चुका था कि बंगाल की जड़ें, वास्तविक जड़ें कमजोर थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बहुत मजबूत हो चुकी थी। तो जो पूरा संवैधानिक इतिहास का केंद्र बिंदु है वो मेरे भाई कौन है? वो केंद्र बिंदु है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1 मिनट की स्टोरी सुनो। और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिस थी। कहा जाता है कि उस समय उस ऑफिस का बाउंड्री वॉलिंग हो रही थी किनारे किनारे। कौन करवा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। उस पर काम लगा हुआ था। उसी काम को रोकने के लिए सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां आए? वो आए कलकत्ता, जहां पे इतिहास की पहली घटना जो अंग्रेज और भारतीयों का एक टकराव शुरू हुआ, उस घटना को हम कहते हैं काल कोठरी घटना। ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, काल कोठरी घटना। इस घटना के समय मेरे भाई बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक, इस घटना के इकलौते चश्मदीद जेड हॉलवेल माने जाते हैं। क्या है घटना? भाई इकलौते चश्मदीद कौन है? जेड हॉलवेल। घटना क्या है? घटना है 20 जून 1756 को 18x14 फीट की काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, जो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे बाउंड्री करने का, 6 दीवारी निर्माण का। उनको सिराजुद्दौला गया, उनको पकड़ के, जो वहां पे काल कोठरी थी 18x14 की, उसमें कितने लोगों को बंद कर दिया गया? 146 लोगों को। सबसे गर्म दिन रात, सबसे बड़ा दिन, कर्क रेखा पे स्थित राज्य। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत जो आई 21 जून 1756 को जब काल कोठरी खोली गई तो उसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। कितने लोग? सिर्फ 23 लोग जीवित बचे। कितने बंद किए गए थे? 146। ठीक, अब 146 जीव बंद किए गए, 23 जीवित बचे और एक व्यक्ति था जेड हॉलवेल, जो इस घटना के बारे में बाद में बुक भी लिखा। इस घटना को ब्रिटिश की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी तक इसी ने पहुंचाया। ठीक, चलिए फिर से चलते हैं। अब देखिए इस घटना का कारण, किस घटना का? ब्लैक होल। ठीक, कारण देखिए यहां पे। जो ये आपकी घटना घटी, कौन सी घटना? कौन सी घटना का क्वेश्चन है? कौन सी घटना? तो कौन सी घटना में हम कहेंगे काल कोठरी घटना। इस घटना का कारण क्या था? इस घटना का कारण क्या था? तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं हम लोग कारण मेरे भाई ये था, कंपनी लाभ का हिस्सा बंगाल के नवाब को नहीं दे रही थी। कारण क्या था? कंपनी लाभ का हिस्सा बंगाल के नवाब को नहीं दे रही थी। सबसे पहला कारण, लाभांश नहीं मिल रहा था, टैक्स नहीं मिल रहा था कंपनी को, क्योंकि मुगल सम्राट ने मना करा दिया था। तो एक खुन्नस तो थी इनके दिमाग में। दूसरी, विलियम फोर्ट जो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी ऑफिस थी, उसकी क्या हो रही थी? किले बंदी। तो तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? विलियम फोर्ट की किले बंदी को तत्कालिक कारण मान के इस पे काम किया गया। इस समय ब्रिटिश सरकार की भारत में, ये आपका नोट में दिया गया है, देखिए आपको समझने के लिए, कि इस समय ब्रिटिश सरकार की भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। पहली बंबई, दूसरी मद्रास और तीसरी बंगाल। ब्रिटिश सरकार ने मद्रास प्रेसिडेंसी से, ब्रिटिश सरकार ने मद्रास के प्रेसिडेंसी से रॉबर्ट क्लाइव नामक व्यक्ति को, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेज दिया। ब्लैक होल ट्रेजेडी होने के बाद
बंगाल प्रेसिडेंसी में जो अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसको कहां भेज दिया गया? उसको भेज दिया गया बंगाल। ठीक, नीचे देखिए, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश किया, तब अंग्रेज कहां शरण लिए थे? ये क्वेश्चन था, ये आया था सिविल एग्जाम का एक क्वेश्चन था कि अंग्रेज कहां पे शरण लिए थे। ठीक, तो अंग्रेज कहां शरण लिए थे? फुल्टा द्वीप पर। अब एक फुल्टा द्वीप भैया उड़ीसा में, जब आप नेट करोगे ना फुल्टा तो उड़ीसा आ जाएगा, नहीं, वो उड़ीसा वाला फुल्टा नहीं। ठीक, ये कौन सा फुल्टा है? ये बंगाल में कलकत्ता के पास एक फुल्टा द्वीप है, तो वहां पे शरण लिया। आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि जब विवश किया तो कहाँ जाके शरण लिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पे मेरे भाई, वो क्या रहेगा? वो रहेगा प्लासी का युद्ध। अब थोड़ी सी तुमको यहाँ पे मेरी बात समझनी पड़ेगी। पहली घटना सिराजुद्दौला की कालकोठरी, शायद समझ में आई बात। कालकोठरी में एक प्रकार से तुम कह सकते हो कि सिराजुद्दौला जीत गए। अब उसी की प्रतिक्रिया होने चल रही थी, किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। वही तुम मान लो प्लासी, उसी को क्या मान लो? प्लासी। अब यही से इतिहास मतलब संविधान की शुरुआत होने वाली है। तो एक युद्ध है, कौन सा? प्लासी का युद्ध। कब शुरू हुआ? 23 जून 1757 को। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित एक कस्बा है। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित एक कस्बा है। ठीक, अब आ जाइए प्लासी का युद्ध। ठीक, किस पे बात करना है? प्लासी का युद्ध। ठीक, आ जाइए हम लोग इस पे बात करते हैं। प्लासी का युद्ध मैं बता चुका हूं एक बार और कि इसको आप कालकोठरी की प्रतिक्रिया समझना है। ठीक, चलिए, अब ब्रिटिश अधिकारी कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। ये दोनों लोग। ठीक, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। कौन हार गया? सिराजुद्दौला। क्लियर? और उसकी हत्या कर दी गई। अब हर बच्चे के दिमाग में एक बात आता है, क्या सिराजुद्दौला इतना कमजोर था? बिल्कुल नहीं। सिराजुद्दौला के पास उस समय कहा जाता है 12,000 सेनाएं थी। कितनी? 12,000। और क्लाइव के पास 300 सेना थी। किसी से भी तुम पूछोगे कि कौन युद्ध जीतेगा, हर एक आदमी कहेगा कौन जीतेगा? सिराजुद्दौला जीतेगा। नहीं जीते, नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? क्योंकि इनके दो लोग, एक मंत्री और एक सेनापति क्या निकल गए? गद्दार निकल गए। जो किसके साथ सौदा कर चुके थे? जो सौदा कर चुके थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ। क्या बनने का? नवाब बनने का, कि मैं धोखा दूंगा। और यही क्या हुआ? भारत में गुलामी की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई, और यहीं से भारत में संविधान के जन्म की भी नींव पड़ेगी। कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत लगभग कितने सालों तक गुलाम रहा है, तो वहां पे शायद ऑप्शन रहता है 200 या 200, लगभग ऐसे ऑप्शन रहता है। तो लगभग में 200, लेकिन रहा कितना है? 190। रहा कितना है? 190। कब से लेके? 57 से। कब का युद्ध है ये? 1757 से। 1757 से 1857, 1857 से 1947, 190 साल की गुलामी रही। और इसी में किसका जन्म हुआ? भारतीय संविधान का जन्म हुआ। सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति कौन? सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति मीर जाफर। और दीवान, सिराजुद्दौला का दीवान कौन? राय दुर्लभ।
राय दुर्लभ और मीर जाफर किससे मिल गए? रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। ठीक, सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया हार के बाद, जहां पर कहा जाता है कि हारने के बाद सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया, जहां पर मीर जाफर के पुत्र, किसके पुत्र? मीर जाफर के पुत्र मीरन, मीर जाफर के पुत्र का नाम है मीरन ने मोहम्मद बेग नामक सैनिक की सहायता से क्या करवा दी? सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। अब यहाँ पे कितनी बार ये क्वेश्चन आया है कि प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध को कौन? रॉबर्ट क्लाइव, और इधर सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को, जिसने काम किया, उसका बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। किसने बना दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर जाफर 1757 से लेके 1760 तक किसके पद पे बैठे? नवाब के। फिर बीच में 3 साल इनको हटाया गया, अभी आगे आएगा। फिर दोबारा 1763 से लेके, कब से लेके? 1763 से लेके 1765 तक मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 1760 में वेनिस्टार्ट, अभी दिमाग में आएगा वेनिस्टार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो, नोट्स में पूरी व्यवस्था की गई है कि बंगाल के गवर्नर्स कौन कौन बंगाल के गवर्नर्स हैं। मेरी बात समझे? बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर में देखो रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, हेनरी बेनिस्टार्ट। हेनरी बेनिस्टार्ट कब से? 60 से 65, 60 से 65 बेनिस्टार्ट। अब 1760 में बेनिस्टार्ट ने मीर जाफर को हटा दिया नवाब के पद से। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। किसने बना दिया? वेनिस्टार्ट ने बना दिया। किसको? मीर कासिम को। ठीक, मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक, लेकिन मीर कासिम जब नवाब बना तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए कौन? मीर कासिम। अब मीर कासिम की टाइमिंग शायद यहाँ पे लिखी गई है, सॉरी यहाँ पे नहीं है। ठीक, ये जो बीच का स्पेस आपके पास है क्या है? 1760 टू 1763, यही टाइमिंग किसकी है? मीर कासिम की। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ये क्वेश्चन बना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम। तो राजधानी क्या किया इसने? राजधानी स्थानांतरित किया। किसने किया? मीर कासिम ने किया। ठीक, मीर कासिम ने दस्तखत दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर नवाब की दस्तखत का दुरुपयोग करते थे, उसने क्या करना चाहा? दस्तखत प्रतिबंध पर दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। ठीक, उसको यहाँ पे लाइन हमारी हो गई है। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। सेकेंड, मीर कासिम ने दस्तखत दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। कौन करता था? ब्रिटिश करते थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। 1763 में अपने राजस्व की वृद्धि के लिए कौन? कासिम। यहाँ पे ध्यान रखना बार बार, कासिम। किसकी वृद्धि के लिए? राजस्व की। खिजरी कर लगाया। कौन सा कर लगाया? खिजरी कर लगाया। ठीक, सेकेंड, परिणाम स्वरूप इस कर लगाने के परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने
मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब? 1763, जुलाई 1763 में। जो इन्होंने ये सारे काम किए, पहला काम क्या किया? राजधानी परिवर्तन, दूसरा दस्तखत दुरुपयोग प्रतिबंध, तीसरा राजस्व वृद्धि। कौन कर रहा है? मीर कासिम कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा नवाब के पद पर पुनः मीर जाफर को बैठा दिया। 1763 में मीर कासिम को फिर से बंगाल के पद से उतार के बंगाल के नवाब के किसको बैठा दिया गया? मीर जाफर को बैठा दिया गया। ठीक, मीर कासिम शांत नहीं बैठा, वो युद्ध की तैयारी में लग गया, क्योंकि युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। उसे पता था कि मैं अकेले युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, तो करता क्या? वो कहां गया? मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला। किससे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड से मिला। और इन तीनों लोग संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का क्या कर लिए? समझौता। कौन कौन? मीर कासिम बंगाल, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, जिन्हें क्या कहा जाता है? अली गौहर। इन तीनों ने क्या कर लिया? इन तीनों ने युद्ध के किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब युद्ध कब हो रहा है? देखो, अगला और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ भारत की गुलामी, जहां से एकदम प्रारंभ होनी थी, जिसमें एक नहीं, अभी तक तो सिर्फ एक हारा था बंगाल, दिख रहा है ना प्लासी। अब कितने हारेंगे? 3। और अंग्रेजों का एक साथ 3 पे कब्जा होगा। बहुत ही बुद्धिमानी के साथ देखो, बक्सर का युद्ध कब? 22 अक्टूबर 1964। 3 गुट, त्रिगुट में मीर कासिम बता चुका हूं, शुजाउद्दौला और शाह आलम मुगल, शुजाउद्दौला अवध और ये बंगाल। क्लियर? इधर से अंग्रेजी सेनापति कौन? हेक्टर मुनरो। सेनापति कौन? हेक्टर मुनरो। 50 बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में कौन रहा अंग्रेजी सेनापति? हेक्टर मुनरो। इधर से 3 लोग। अब इन तीनों का सेनापति कौन? गुरगीन खान। इन तीनों का सेनापति गुरगीन खान और अंग्रेजी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो। ठीक, दिख रहा है? बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई, तीनों हार गए। पहला पॉइंट। दूसरा, युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में युद्ध के समय नवाब चलता रहता है कासिम। नहीं, कासिम नहीं होगा। यहाँ पे कासिम गलत काटो। अगर कभी पूछ लिया कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, किसे बताओगे? मीर जाफर को। ठीक। कंपनी का गवर्नर वेनिस्टार्ट था। ये भी पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और कंपनी का गवर्नर वेनिस्टार्ट था। ठीक। अब वेनिस्टार्ट को हटा दिया गया गवर्नर के पद से और दोबारा दूसरी बार गवर्नर बनाया गया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। फिर से गवर्नर की गद्दी पे, बंगाल के गवर्नर की गद्दी पे फिर किसको बैठाया गया? फिर बैठाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। बात समझे? अब रॉबर्ट क्लाइव जब दोबारा गद्दी पे बैठे, जिनकी टाइमिंग है 1765 से 1767। ठीक। अब 1765 में एक फेमस संधि हो रही है। 1765 में एक संधि हो रही है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। संधि ऐसी क्या जरूरत है? खुद तुम सोचो, क्या जरूरत थी संधि की? हारा कौन था? त्रिगुट।
हारा कौन? त्रिगुट। त्रिगुट में कौन कौन? अवध, मुगल, बंगाल। बंगाल पे तो इनका कब्जा पहले से है, अपने मन माफिक नवाब बैठाते थे। दो लोग और हार गए इनके लपेटे में, कौन? अवध भी, मुगल भी। और भारत का वही नियम, हार गए तो सत्ता छोड़ो। और अंग्रेज बहुत बुद्धिमान, एक का एक सत्ता नहीं कब्जा कि एक सब चला जाए। उन्होंने बुलाया, आ जाओ संधि कर लेते हैं, बैठे बुला लिया। कहाँ पे? इलाहाबाद की संधि। कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। किसके साथ? दो लोगों के साथ। यहाँ पे दो संधि हुई है। प्रथम संधि कौन सी? प्रथम संधि किसके साथ हुई भैया? प्रथम संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। प्रथम संधि किसके साथ हुई? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के साथ हुई। ठीक कब हुई? 12 अगस्त 1765। सेकेंड संधि इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को किसके साथ हुई? अवध के साथ हुई। ये संधि अवध के साथ हुई और ये संधि किसके साथ हुई? मुगल के साथ हुई। तो यहाँ पे संधि कौन कर रहा है? शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। क्या हुआ? अस्थायी रूप से बंगाल, संधि की पॉइंट क्या है? बंगाली क्वेश्चन नहीं आते। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल भी, बिहार भी और उड़ीसा भी जो कभी मुगलों का था, उसकी दीवानी कौन ले लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सारा टैक्स लेगी। अवध के नवाब से कड़ा, इलाहाबाद में है ना कड़ा, आप इतिहास में पढ़े होंगे, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था सरदार बनने से पहले। ठीक, कड़ा। और इलाहाबाद को मुगल सम्राट को सौंप दिया। किससे लेके? इनका था, ले लिया। ठीक, और 26 लाख। ठीक, तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है 26 लाख का वार्षिक पेंशन दिया गया। क्या दिया गया? वार्षिक पेंशन दिया गया। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे। अब इनके साथ क्या संधि हुई? अवध को, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर, अवध जो है उससे उसका कड़ा और इलाहाबाद छोड़कर सभी वापस कर दिया गया। दो ले लिया गया। कौन कौन जगह ले ली गई? कड़ा और इलाहाबाद, वही मुगल को दे दिया गया। तथा नवाब जो थे 50 लाख कंपनी को देने की बात सुन के आ रही। अवध के नवाब कंपनी को 50 लाख रुपया देंगे हाल की उपलक्ष्य में अपने, और अपनी दो सबसे ज्यादा दीवानी राजस्व आने वाला प्रांत, पहला कौन सा? कड़ा और दूसरा इलाहाबाद, इनसे ले लिया गया और इनको पूरा वापस कर दिया गया। अब यहां से मैं अपने मेन पॉइंट पे पहुंचा, जो मेरी शुरुआत थी। 40-45 मिनट आप लेक्चर सुन चुके होंगे, तो वहां से पूरी कहानी थी प्लासी बक्सर। ठीक है, अब यहां से मेन पॉइंट पे मैं अपने पहुंचा। मेरा मेन पॉइंट क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक विकास। ठीक, चलिए अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला क्या है? कंपनी शासन। पहला क्या है? कंपनी शासन। दूसरा क्या है? क्राउन शासन। दूसरा क्या है? क्राउन शासन। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो नए बच्चे होंगे, जो नए वाले होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा कुछ ये क्या हो रहा है। अभी मैं सब समझा दूंगा एक एक पॉइंट। गुलाम भारत में जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये सब सारे इधर, फिर ये सारे के सारे अधिनियम कहां से आते थे? ब्रिटेन से आते थे। और इन्हीं को संकलित करके तो हमारा संविधान बाद में बन गया। यही तो समझना है हमको। अब देखो, कंपनी ने एक बात को समझो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट मेरे एक प्रांत बंगाल, इनडायरेक्टली 3 बंगाल, अवध, मुगल पे क्या कर लिया? कब्जा। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी की नहीं है, वो ब्रिटेन देश की कंपनी है। ब्रिटेन देश की कंपनी है।
अब इस कंपनी को जब देश को बताया गया, ब्रिटेन के राजा को या वहां के संसद को, ये व्यवस्था हमने कब्जा कर लिया, तो इस कंपनी को चलने के लिए ये कंपनी कैसे काम करेगी, ब्रिटेन से लिखित कानून बन के आया करता था। क्या चलाने के लिए? कंपनी चलाने के लिए, जहां से भारत के संविधान का जन्म हुआ। इसलिए इसी को क्या कहते हैं? पहला लिखित कानून हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है? कंपनी शासन। ठीक, ब्रिटिश कंपनी द्वारा पारित किए गए अधिनियम। दूसरा क्या है? 1857 की क्रांति के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया और महारानी का सीधा प्रतिनिधि भारत में शासन करने लगा भारत पर, तो उसे क्या कहा जाने लगा? क्राउन शासन। तो 1773 से लेके 1853 तक हम ब्रिटिश कंपनी के शासन में रहे हैं और 1858 से लेके 1947 तक हम क्राउन शासन में रहे, तब वहां पे कंपनी बंद हो गई थी। अब कंपनी शासन में पहला अधिनियम आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1781 का संशोधन अधिनियम जिसे कहा जाता है बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तीसरा आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चौथा 1786 का संशोधन अधिनियम, पांचवा 1793 का चार्टर एक्ट, छठा 1813 का चार्टर एक्ट, सातवां 1833 और नौवां 1853। 1853 के बाद एक घटना घटी 1858। कौन सी घटना घटी? 1858, जिसके बाद कंपनी को बंद कर दिया गया महारानी के घोषणा पत्र के साथ और भारत में प्रारंभ हुआ क्राउन शासन। ये कब से कब तक? 1858 से 1947। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1858 से इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ पे दो प्रकार से अधिनियम पारित किए गए। एक परिषद के द्वारा, किसके द्वारा? परिषद के द्वारा। दूसरा ब्रिटिश संसद के द्वारा। ये परिषद क्या है? आगे की क्लासों में एक एक पॉइंट जिक्र करूंगा। परिषद के अधिनियम कौन से थे और संसद द्वारा क्या होता है, कैसे ये सेटअप शुरू हुआ। तो परिषद में सबसे पहला आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तीसरा आया 1919 का भारत परिषद अधिनियम। जब हम इधर आएंगे तो ब्रिटिश संसद वाले में तो सबसे पहला आया 1919 का, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935 और तीसरा अंतिम जो बना 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आज की क्लास में अपने यही तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को कहां से? 1773 से। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाइयों। आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।